जो आदेश प्रधानमंत्री जी ने पास करने हैं वो तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में पास हो चुके हैं और उसमें एक बहुत सबसे बड़ा जो फैसला लिया है कि टैक्टिकल और ऑपरेशनल फ्री हैंड है। आपको जैसे सिचुएशन के साथ डील करना है आप वैसे सिचुएशन के साथ डील करिए। आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ, सीडीएस, एक एक के बाद सब लोग वहां पे थे और सबको बोला गया था कि अब आपको हम सौंप रहे हैं। गौरव, आपके साथ शुरुआत। जी दिनेश, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो कहते हैं कि होल ऑफ नेशन अप्रोच, यानी कि जब लड़ती है तो फिर पूरी, जिसको कहते हैं देश लड़ता है, सिर्फ फौज नहीं लड़ती। तो इकोनॉमिक अफेयर्स, पॉलिटिक अफेयर्स, सारे के सारे को आप लेते हैं अपने कॉन्फिडेंस में और फिर जो आदेश प्रधानमंत्री जी ने पास करने हैं वो तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में पास हो चुके हैं और उसमें एक बहुत सबसे बड़ा जो फैसला लिया है कि टैक्टिकल और ऑपरेशनल फ्री हैंड है। आपको जैसे सिचुएशन के साथ डील करना है आप वैसे सिचुएशन के साथ डील करिए। आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ, सीडीएस, एक एक के बाद सब लोग वहां पे थे और सबको बोला गया था कि अब आपको हम सौंप रहे हैं, आप डिसीजन लीजिए, जहां ठोकना है पाकिस्तान को वहां। ये जो पहले हुआ, मसलन 65 में हुआ, 71 में हुआ, करगिल के समय हुआ, बैठकों के हिसाब से इस बार क्या यूनिक लग रहा है? देखिए, मैं कहीं और भी डिस्कस कर रहा था, मित्रों के साथ बैठा हुआ था कि मैंने इतनी जल्दी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की 2 मीटिंग नहीं देखी इतनी जल्दी। पहली मीटिंग में उन्होंने जायजा लिया कि हुआ क्या है, आप बताइए, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है। आपके रेडियो इंटरसेप्ट होंगे, आपके सैटेलाइट फोन इंटरसेप्ट होंगे, आपकी ड्रोन की फुटेज होगी, आपकी इंटेलिजेंस की खबरें होंगी। वहां पे डोवाल साहब यही ब्रीफ कर रहे हैं उनको कि सर ये पूरा हुआ है। आर्मी चीफ ने बताया साहब ये हुआ है और ये सब लोग वहीं पे थे। जैसे आर्मी चीफ वगैरह अगर अगले कमरे में है, यहां पे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की ये ब्रीफिंग चल रही थी कि साहब ये हुआ है। उसके बाद दूसरी मीटिंग में ये निर्देश पास कर दिए गए कि आपको फ्री हैंड है, ये डिसीजन है आपका, अब उसको एग्जीक्यूट करना है, अब उसको इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि हम एज अ लेमैन तो ये समझते हैं कि हिंद की फौज के हाथ हमेशा खुले होते हैं कि वो दुश्मन की कॉलर पकड़कर हिसाब ले सके। फ्री हैंड दिए जाने का, इसका अनाउंसमेंट का मतलब क्या है वो भी आज जरा समझेंगे। श्रीवास्तव सर, आपके पास आने वाला हूं, ये खबर देख लीजिए पहले। पीएम मोदी की 1 घंटे 4 मीटिंग, हिल गया पाकिस्तान। अमित शाह, राजनाथ और डोवाल के साथ निर्णायक मंथन। सीसीएस में निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर भी रहे मौजूद। ये मीटिंग्स, और हर एक मीटिंग को खुर्दबीनी से, उधर से सूक्ष्मदर्शी भी लेके, दूरदर्शी भी लेके, जो दर्शी हो सकते हैं पाकिस्तान देख रहा है। पता नहीं कितना देख रहा है कि नहीं, वैसे उसको मुझको लगता है सभी तरह के दृष्टि दोष भी हैं। लेकिन सर, ये हमेशा ही हाथ खुले होते हैं? फौज के हाथ बंधे कब होते हैं? दिनेश, फौज के हाथ बंधे नहीं होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल के अलावा, पॉलिटिकल अथॉरिटी के अलावा, हम लोग तो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। मुनीर तो है नहीं, मौलाना मुनीर, कि आपने बोला और दहशतगर्दी कर दी। तो जहां पर प्रोफेशनल आर्मी होती है वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर है डेमोक्रेटिक कंट्री का, वो आदेश देता है। उसने आदेश दिया पहला लेवल का, आप फ्री हैं, जो आपकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, जो आपकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, आप पूरा करिए। अब आप पूछेंगे दर्शकों को बताने के लिए कि टारगेट्स क्या आप चूज करेंगे। मैं आपको बता दूं, टारगेट फोल्डर्स हमेशा तैयार रहते हैं। एक ये कंटिन्यूअस एक वो है कि हमारे टारगेट्स कौन से हैं, मिलिट्री टारगेट्स कौन से हैं, हमारे इंडस्ट्रियल टारगेट्स कौन से हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल टारगेट्स कौन से हैं, हमारे ऐसे कौन से टारगेट, उनकी प्रायोरिटी क्या है। लेकिन एक डायनेमिक्स ऑफ टारगेट्स होती है। कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा चल रहा है, हम कैसे उसको ईव्सड्रॉप करेंगे, सैटेलाइट एसेट्स का कैसे इस्तेमाल करेंगे, और इन सब को फ्यूज करके जो हमारी प्लानिंग बनती है उसको आधारशिला मिली है ये हमारे प्रधानमंत्री के आदेश से। अब आप देखिएगा, जो भी प्रतिशोध होगा वो जो कहते हैं अकल्पनीय होगा और घातक होगा, और उसमें आतंक की कमर नहीं तोड़ी जाएगी, आतंक को समाप्त करने का ऐलान होगा। अब जो प्रतिशोध होगा उसमें आतंक को अब तक बहुत सारी चपेटें पड़ी हैं, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि उसकी ऑक्सीजन सप्लाई ही काट दी जाएगी। क्या ये पूरे तौर पर मुमकिन है, या ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो होगा? अगर होता है तो इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए ये भी। लेकिन एक साथ ये जो गौरव कह रहे हैं कि हफ्ते भर के अंदर अंदर आपको 2 सीसीएस देखने को मिली, ऐसा अनयूजुअल है। ये जब ब्रीफिंग हुई होगी कैबिनेट की जी, पाकिस्तान लगातार देख रहा है जी, क्या उसको ये लगा होगा शुक्र है कोई बड़ा फैसला नहीं सामने बताया गया, या वो सोच रहा होगा नहीं बताया गया है और ऐसा नहीं दिखाई देने वाला थप्पड़ ज्यादा जोर से पड़ता है? देखिए, पाकिस्तान का अगर आप नेचर समझेंगे, वो बड़बोले लोग हैं, वो बहुत बोलते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लकड़ियां नहीं मिलेंगी अंतिम संस्कार के लिए, इतने हिंदू मार देंगे, 170 न्यूक्लियर बम मार देंगे, वो सारी की सारी बातें करते हैं।
वो करने में कमजोर कौम है, वो बोलने में बड़ी तेज कौम है। अच्छा, लेकिन उनको भारत का पता है कि जब भारत को करना होता है ना दिनेश, भारत करके फिर बताता है कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, बालाकोट में आग लगानी थी, लगा दी, काम खत्म हो गया। अचानक अमित शाह जी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि आज से 370-35 से गया। नोबडी न्यू अबाउट इट। किसको पता था कि ऐसा होने वाला है? हो गया, वो तो कर दिया उन्होंने एक साथ। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो फैसले होने थे रण के, वो फैसले लिए जा चुके हैं। अब ये पब्लिकली डिक्लेयर नहीं होंगे। कई लोगों ने मुझसे पूछा, आज भी पूछा, और अभी 20-25 मिनट पहले फोन आ रहे हैं कि मेजर साहब ऐसा कुछ तो डिक्लेयर नहीं करा सरकार ने, अब लड़ाई कैसे होगी? हम तो ये सोच रहे थे कि सरकार बड़ी घोषणा से लड़ाई नहीं होती। लड़ाई से होती है, लड़ने से होती है। वो काम शुरू हो गया है, आप खुद अपने सामने देखेंगे। ये जो है ना, ये एंटी क्लाइमैक्स जो आपको फील हुआ है कि भाई ये इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, अश्विनी वैष्णव ने। आपको क्या लगता है 25 करोड़ पाकिस्तानी आवाम देख रही होगी टीवी कि अब क्या बोलेंगे ये, अब क्या बोलेंगे, अब क्या? क्योंकि उनकी किस्मत का फैसला होना है, हमारी नहीं, और उनकी किस्मत का फैसला हम लोग कर चुके हैं। उनकी किस्मत का फैसला हो गया है, कुंडली लिखी जा चुकी है, बांची भी जाएगी। इधर पंडित जी बांचेंगे, जरा ध्यान से सीमा पार देखिएगा उस समय क्या हलचल होती है। लेकिन हमले के डर से पाकिस्तान में दहशत। शहबाज ने आतंकवादियों को बंकर में छिपाया। आतंकी हाफिज सईद, मसूद अजहर अंडरग्राउंड। शहबाज ने दोनों को अज्ञात लोकेशन पर भेजा। पहले जेल बदली गई और अब बताया जा रहा है कि अज्ञात लोकेशन पर भेज दिया गया। आतंकवादियों की बार बार लोकेशन चेंज की जा रही है। मुझे लगता है मेजर, आप लगातार ये कह रहे हैं जी कि उनको मारने से कुछ नहीं होगा, जाके असीम मुनीर को पकड़ो जी। और ये बार बार उनकी लोकेशन बदल बदल कर ये दिखा रहे हैं, नहीं नहीं इन्हीं को पकड़ना, इन्हीं को मारना, भाई उसको छोड़ देना। मुझको लग रहा है ये वही करने में लगे हुए हैं। ये इनके एक्चुअली, जैसे कि हर एक फौज की रेजिमेंट होती है ना, ये लश्कर तैयबा भी इस पाकिस्तानी आर्मी की एक रेजिमेंट है, वैसे ही है। उनको इतनी ही इज्जत मिलती है। वो पूरे पाकिस्तानी आर्मी के एसेट्स यूज करता है, हाफिज सईद उनका हेलीकॉप्टर यूज करता है, उनके ऑफिसर मैसेज यूज करता है, सारा कुछ वो एनमेज्ड है पाकिस्तान आर्मी में। अब जो आपने बात बोली कि भाई ये जो हाफिज सईद है, इसको यहां पे छुपाया, वहां पे छुपाया, इस पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान ने इसको 35 साल जेल की सजा दी थी। आपको भी पता है, आतंकवाद के किस्से में इसको बोला था 35 साल जेल। ये दुनिया भर में दंदनाता फिरता है और दुनिया भर में स्पीचेस देता है। एक हफ्ता पहले इसने स्पीच दी है, 2 दिन बाद पहलगाम के, कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम जिहाद लड़ेंगे। तो ये सब होता रहता है पाकिस्तान में, ये उनका दिखावे का मामला है। लेकिन ये सवाल ये है, आसिम मुनीर कहां है? असीम मुनीर कहां है वो, और क्यों उसके जो सैनिक हैं वो न सिर्फ अपनी पोस्ट खाली कर रहे हैं, बताया जा रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ कई जगह पोस्ट ऐसी जहां से वो नदारद हैं, अब सैनिक वहां से भाग गए, वो झंडा भी उतार ले गए। ये शुरू होने से पहले ये हाल है। बिल्कुल सही कहा दिनेश। आसिफ मुनीर आतंकवाद कर सकता है, सोए हुए या ऐसे जो हमारे जिस समय कोई असावधान है हमला कर सकता है। सिविलियंस के ऊपर प्रोफेशनल लड़ाई नहीं लड़ सकता है, क्योंकि जहां उसकी बात शुरू हुई वो गायब हो गया। एक चीज मैं और कह रहा हूं आपसे, आपको शायद पता ही, लोगों को अपने बच्चों को बाहर भेज रहा है, अपने जितने पैसे वैसे हैं उसको बाहर भेज रहा है। वो बाकी जनरल लोगों की तरह जो पाकिस्तान के हैं बाहर जाने की तैयारी कर रहा है और छुप गया है। ये उनके बहुत बड़े असेट्स हैं जिनको वो बचा रहे हैं। सोच रहे हैं बाद में यही काम आएंगे। ये काम तब आएंगे जब हम छोड़ेंगे। कहां छुपोगे, कहां छुपोगे? और श्रीवास्तव सर के पास तो आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल आपके साथ डिस्कस करने के लिए है। वो न्यूक्लियर वाले थप्पड़ को लेकर कोई एक अहम बात करने वाले हैं, और विक्रम सिंह साहब आपको जो बताने वाले हैं, यकीन जानिए वो हैरान कर देगा। लेकिन उससे पहले एडवाइजरी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, इसका रिवैम्प किया जाना, ये क्या कहता है? जरा ये ब्रेकिंग फ्लैश कीजिए। ये ग्राफिक्स हम आपके सामने लगातार फ्लैश कर रहे हैं। ये देखिए, वहां पर चेयरमैन से लेकर ये टीम में बदलाव जो है, इसको आपने गौरव कैसे देख? जी देखिए, ये इसको रिवैम्प कराया और जोशी साहब क्या इसको वॉल पर आप डाल सकते हैं? प्लीज इसको अगर आप वॉल पर डालें तो मैं ये भी चाहूंगा कि गौरव आर्या वहां पर एक्सप्लेन कर सकें कि इसका मतलब क्या है और ये बदले जाने के मायने क्या है। लेकिन तब तक ये हुआ क्यों है, क्यों किया गया है? जी देखिए, मुझे लगता है तो गिव इट मोर टीथ, इसको और पावरफुल और पोटेंट बनाना। ये करती क्या है बॉडी? ये प्लानिंग करके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को बताती है। दिस इज एसेंशियली अ प्लानिंग। आप इसको एक बहुत सुपर एलीट थिंक टैंक मानिए, ठीक है नहीं? आप मानिए कि सुपर एलीट थिंक टैंक है। अब जैसे इसमें लेफ्टिनेंट जनरल, तो ये इनका काम क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस?
सिचुएशन का? नॉट ओनली स्वॉट एनालिसिस, ये आगे चल के क्या होगा, इसका क्या इंपैक्ट होगा अगर हम ये एक्शन लेंगे, दुनिया भर में क्या हो रहा है। ये एक बड़ा क्लोजली हेल्ड इंटेलिजेंस, देखिए उसमें 2 पुलिस ऑफिसर्स हैं आईपीएस, एक आईएफएस ऑफिसर है, एक आर्मी के ऑफिसर हैं, एक नेवी के हैं, एक एयरफोर्स के हैं, और जो आर्मी के ऑफिसर हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह रिटायर्ड, जो पूना में थे पोस्टेड, सदर्न कमांड के हेड, और टॉप पे हैं फॉर्मर चीफ ऑफ रॉ। ये देखिए साहब जी, प्लीज अगर आप इसको एक्सप्लेन करें। हाँ, ये आलोक जोशी साहब हैं, पूर्व चीफ हैं, ये रॉ के सेक्रेटरी रॉ, और ये एयर मार्शल पीएम सिन्हा, पूर्व वेस्टर्न एयर कमांडर। ये देखिए साहब लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह, पूर्व सदर्न आर्मी कमांडर हैं जी। ठीक है जी। जी। यहां पे आप देखिए रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, पूर्व कमांडेंट एनडब्ल्यूसी गोवा, और ये दिस इज नेवल वॉर कॉलेज बाय द वे, एनडब्ल्यूसी। मैं बता दूं कि नेवल वॉर कॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वहां पे हैं। राजीव रंजन वर्मा ये पूर्व आईपीएस हैं, मनमोहन सिंह पूर्व आईपीएस, और वेंकटेश वर्मा आईएफएस, यानी कि फॉरेन सर्विस का, इंटरनेशनल अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी। यहां पे देखिए नेवी, आर्मी, एयरफोर्स एंड ओवर। देखिए ये जब अपॉइंटमेंट आप चेयरमैन करते हैं ना आलोक जोशी साहब की, आप बेसिकली सबको ये कह रहे हैं कि ऑल दिस इज इंटेलिजेंस फोकस्ड, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस फोकस्ड। अब ये क्योंकि इसमें आईपीएस भी शामिल किए गए हैं। विक्रम सिंह सर, ये जो ब्रेन्स हैं, जिनको एलीट ब्रेन, हमारी सबसे एलीट एग्जामिनेशन को पास करने के बाद, इतने तजुर्बे के बाद जब ये लोग जुड़ते हैं, तो क्या ये ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये होने के बाद ये होगा, ये होने के बाद ये होगा? क्या इस तरीके से चीजें प्लान और प्रिडिक्ट हो सकती हैं? दिनेश जी, आईपीएस ऑफिसर जिनका चयन हुआ है, इनमें से सबको मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, और मैं कह सकता हूं कि इनकी व्यवसायिक दक्षता बहुत उच्च कोट की है, और इनका जो अनुभव है, इनकी जो कैपेसिटी है, एबिलिटी टू फोरसी, एंटिसिपेट, प्लान एंड एक्सिक्यूट, ये अभूतपूर्व है। तो ऐसे मौके पे जब आप यू पुटिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, नेचुरली आपने जब बेस्ट टैलेंट को लिया, सबसे अच्छी प्रतिभा का आपने चयन किया है, इसका मतलब आपने स्वॉट की बात की थी, स्वॉट तो बहुत पीछे चला गया। ये एंटिसिपेट, प्रिडिक्ट एंड ऑल्सो की दुश्मन के तर्कस में कितने तीर हैं, इससे पहले कि वो कुछ सोचेगा, इनके पास उसका समाधान पहले रहता है। ये इनको दिखाई देता है, वहां ये पारदर्शी तरीके से देख पाते हैं, जहां एक लेमैन को सब कुछ लगता है कि यहां तो कुछ है ही नहीं।